यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का अध्याय 3 मेटल और नॉन मेटल पर धातु और अधातु पर आधारित है और इस बार 2022 के पाठ्यक्रम में केवल सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण और उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं, यही 3 टॉपिक सम्मिलित हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक पर किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा के लिए हमको तैयार होना है, इसके संबंध में आज चर्चा होगी। तो इस मेटल और नॉन मेटल अध्याय से धातु और अधातु पाठ से सबसे पहले हमको सक्रियता श्रेणी और उस पर आधारित प्रश्न, तो सक्रियता श्रेणी यहाँ पर टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। साथ ही उस पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि रासायनिक क्रिया संभव है अथवा नहीं संभव है, इस तरह से प्रश्न आता है। और साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यह भी इसी सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। तो इसको अच्छी प्रकार से हमको याद रखना है। इसी प्रकार से अब मेटलर्जी या धातु कर्म में धातु कर्म की परिभाषा केवल आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमको बात करना है धातुओं के अयस्कों के नाम। तो यहां पर आपको 3-4 धातुओं पर सेंट्रलाइज होना है। अयस्कों के नाम के लिए कॉपर पर, मरकरी पर, इसी प्रकार से सिल्वर पर, फिर आयरन पर और एल्युमिनियम पर। इन 5 के अयस्कों के नाम रासायनिक सूत्र सहित आपको याद होने चाहिए। फिर खनिज और अयस्क की परिभाषा क्या है, उनमें क्या अंतर है, निस्तापन और भर्जन क्या है, परिभाषा उदाहरण सहित रासायनिक समीकरण भी आपको पता होना चाहिए। गालक और धातु मल क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, साथ ही साथ इनका क्या उपयोग होता है। और तत्पश्चात यहाँ पर जिंक, मरकरी और कॉपर का निष्कर्षण, जिंक के लिए सल्फेट और कार्बोनेट अयस्क से किस प्रकार से इसका निष्कर्षण करते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी की तरफ चलते हैं कि मेटल क्या होता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम का आयन बना लेता है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके मैग्नीशियम आयन बना लेता है, और एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके एल्युमिनियम आयन बना लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें ये सभी जो है यह विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, एल्युमिनियम हुआ। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टी, सामान्य गुण आपको पता होना चाहिए कि इनमें कठोरता होती है, आघात वर्धनीयता, तन्यता, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें चालकता का गुण पाया जाता है, ये ठोस होते हैं। जो धातुओं के सामान्य गुण हैं, केवल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इसी प्रकार से नॉन मेटल किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लेता है। इसी प्रकार से यहां पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके यह अपना संगत आयन बना लेता है। इसके अंतर्गत कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। साथ ही साथ अब यहां पर गुणों के संबंध में देख लेंगे कि जो गुण धातु में पाए जा रहे हैं वह सामान्यतः गुण यहां पर अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इस चीज को भी यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने कहा कि केवल आपको पता होना चाहिए। यहां पर यह भी पाठ्यक्रम में इस बार के सम्मिलित नहीं है। अब यहां पर देखिए बेटा, सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। धातुओं की ऑक्सीजन से, जल से अथवा अम्लों से क्रियाशीलता अलग अलग होती है। इससे पता चलता है कि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय हैं तथा कुछ धातुएं कम सक्रिय होती हैं। तो धातुओं को ऊर्ध्वाधर स्तंभ, वर्टिकल कॉलम के रूप में व्यवस्थित करना, जिससे अधिक सक्रिय धातु सबसे ऊपर तथा जो कम सक्रिय धातु है वह सबसे नीचे हो जाए, और ऊपर से नीचे धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। यही सक्रियता श्रेणी है, जिसमें पोटेशियम को सबसे पहले ऊपर रखा गया है और यहां पर गोल्ड को सबसे नीचे रखा गया है। अब यहां पर पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक जो धातुएं हैं, यह उच्च सक्रिय धातुएं हैं। कभी भी स्वतंत्र अवस्था में यह नहीं मिलती हैं। इसका मतलब है कि यह वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से या अन्य तत्वों से यह किसी न किसी रूप में संयोग कर जाती हैं। इसी प्रकार से जिंक से लेकर के और लेड तक यह मध्यम सक्रिय धातुएं हैं, यह भी यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। यहां पर हाइड्रोजन को भी सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब यहां पर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। तो आप देखें, गोल्ड यह सबसे कम सक्रिय, तो प्लेटिनम और गोल्ड सबसे कम सक्रिय धातुएं हैं। इसी तरह से कॉपर, मरकरी
और सिल्वर यह भी कम सक्रिय हैं, लेकिन यह मुक्त अवस्था और यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो यह हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातुएं हैं और यहाँ पर यह धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हैं। तो जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं वह जल से अथवा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वह जल से अथवा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। मेरी यह बात गांठ बांध करके रख लीजिएगा। इस पर आधारित रासायनिक समीकरण पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण संभव है कि। अब यहां पर सक्रियता श्रेणी के सामान्य गुण हमको पता होने चाहिए। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम को इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। सबसे कम सक्रिय धातु गोल्ड को श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है। हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं इससे अधिक सक्रिय होती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, लेकिन सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को भी उनके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यह समस्त गुण आपको याद होना चाहिए। बहुत से रासायनिक समीकरणों के संबंध में विस्थापन या द्विविस्थापन या सक्रियता श्रेणी या अभिक्रिया हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। इस तरह के जितने भी समीकरण हैं इन समस्त समस्या का समाधान आपको इसी गुणों के आधार पर हो जाएगा। अब यहाँ पर धातु कर्म को समझते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है तथा इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न पदों का अध्ययन ही धातु कर्म कहलाता है या मेटलर्जी कहलाता है। तो धातुएं यह मुक्त अवस्था में भी प्राप्त हो सकती हैं या यौगिक रूप में प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर मुक्त अवस्था में यह गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, यह सक्रियता श्रेणी में नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर और सिल्वर देखेंगे यह सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। तो यह मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, यह सक्रियता श्रेणी में ऊपर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जिंक है, आयरन है, लेड है, यह सभी जो है यह यौगिक रूप में प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं खनिज और अयस्क क्या होते हैं। तो खनिज देखिए बाबू, धातु प्रकृति से जिस प्रारंभिक दशा अथवा यौगिक के रूप में प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। इसमें धूल, मिट्टी, पत्थर तथा अन्य प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, यह खनिज। तो जो अशुद्धियां मिली होती हैं उन अशुद्धियों को यहां पर हम मैट्रिक्स कहते हैं या गैंग कहते हैं। तो इनको मैट्रिक्स कहा जाता है या गैंग कहा जाता है। अब अयस्क क्या होता है? ऐसे खनिज जिनसे धातु सरलता से अधिक मात्रा में तथा लाभकारी ढंग से प्राप्त हो सके उसे अयस्क कहते हैं। अब सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से खनिज और अयस्क में अंतर हमको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर पृथ्वी के भूपर पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं और ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में प्राप्त हो जाती हैं उनको अयस्क कहते हैं। फिर सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अयस्कों की तो अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिजों में अशुद्धियां होती हैं लेकिन अयस्कों में अशुद्धियां नहीं होती हैं या होती भी हैं तो नाम मात्र की होती है। अब यहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। धातुओं को विभिन्न विधियों से उनके अयस्कों से प्राप्त करने को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। वह समस्त प्रक्रम जिसमें धातु का शोधन भी सम्मिलित होता है के द्वारा धातुओं को प्राप्त करना धातु कर्म अथवा मेटलर्जी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, धातु कर्म के चरण क्या होते हैं, किन चरणों में मेटलर्जी की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। फिर सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है। फिर अशुद्ध धातु का शोधन होता है। तो यहाँ पर अब अयस्क के सांद्रण को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। खदानों से जो भी प्राप्त होता है उसमें जो भी खनिज प्राप्त होता है उसमें धूल, मिट्टी, पत्थर, अन्य प्रकार की अशुद्धियां मिली रहती हैं जिनको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, अब इसके लिए हम क्रशर में डाल करके खनिज को सबसे पहले बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में या पाउडर में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर अयस्क का सांद्रण करने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं। वह प्रकृति के आधार पर कि अयस्क की प्रकृति क्या है और अशुद्धि की प्रकृति क्या है उसके आधार पर विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो विधि है वह गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि है। दूसरा यहाँ पर
फेन प्लवन विधि है, तीसरा यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि है और चौथी यहाँ पर रासायनिक पृथक्करण की विधि है। तो केवल एक विधि की जो सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है उस विधि का यहाँ पर केवल हम नाम लेंगे कि यहाँ पर फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर देखिए फेन प्लवन विधि में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए वह कॉपर का सल्फाइड हो सकता है, जिंक का सल्फाइड हो सकता है, लेड का सल्फाइड हो सकता है। तो इस तरह से सल्फाइड अयस्कों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब एक टैंक में जिसमें पानी व तारपीन का तेल होता है और उसमें सल्फाइड अयस्क का जो पाउडर है उसको डाल करके तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से एक सेटअप बना लेते हैं और इस सेटअप बना करके इसमें पानी, तारपीन और सल्फाइड अयस्क इसको डाल दिया गया। अब जैसे ही हम तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं तो झाग बनता है। सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है, जबकि जो गैंग है यह गैंग नीचे बैठ जाता है। तो झाग को छान करके अलग कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, अयस्क का सांद्रण किया। सांद्रण में हमने उसमें जो भी मेटल था उस मेटल के परसेंटेज को बढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण हम किस प्रकार से करते हैं। तो जो भी सांद्रित अयस्क है उससे निष्कर्षण धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर धातुओं की उनकी सक्रियता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सक्रियता श्रेणी में हमने देख लिया है कि कम सक्रिय धातुएं हैं, मध्यम सक्रिय धातुएं हैं और उच्च सक्रिय धातुएं हैं। तो सबसे पहले हम कम सक्रिय अथवा निम्न सक्रिय धातुओं के संबंध में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉपर और मरकरी का निष्कर्षण पूछा जाता है कि कॉपर को उसके अयस्क से अथवा मरकरी को उसके अयस्क से किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, हमने कहा कि कम सक्रिय धातु का निष्कर्षण, तो कॉपर और मरकरी, यहाँ पर कॉपर और मरकरी के निष्कर्षण में क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले अयस्क लेते हैं, अयस्क का फिर सांद्रण किया जाता है। जो भी सल्फाइड अयस्क है उस सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है और इस प्रकार से अशुद्ध धातु प्राप्त होती है और इस अशुद्ध धातु को फिर शुद्ध कर लिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया है या स्टेप्स हैं, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर एंड मरकरी। अब यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिए कि मरकरी को सिनाबार या मरकरी सल्फाइड से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसके सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्त करते हैं। इसके अयस्क सिनाबार या मरकरी सल्फाइड से मरकरी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मरकरी सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, यहाँ पर भर्जन की प्रक्रिया करेंगे और भर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मरकरी ऑक्साइड मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड, यह जो अशुद्धि थी इससे बाहर हो गई। फिर मरकरी ऑक्साइड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके मरकरी धातु को हम प्राप्त करते हैं और यह इसके निष्कर्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा निष्कर्षण कॉपर का निष्कर्षण पूछा जाता है कि कॉपर को कॉपर ग्लैंस या कॉपर सल्फाइड से किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो कॉपर ग्लैंस यह कॉपर सल्फाइड है, इसको भी वायु की उपस्थिति में इसका भर्जन कराएंगे। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हमको मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो अशुद्धि है यह सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जब एक संतुलित मात्रा का कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है तब भर्जन की क्रिया रोक देते हैं, इसमें वायु का प्रवाह रोक देते हैं। अब वायु की अनुपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड से क्रिया करता है और कॉपर धातु इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाती है। देखिए तो इस प्रकार से जो कॉपर ऑक्साइड हमको मिल गया, यह कॉपर ऑक्साइड फिर कॉपर सल्फाइड से क्रिया करेगा, इस गर्म होगा, गर्म किया जाएगा और यहाँ पर यह कॉपर धातु मिल गया और यहाँ पर यह सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि यह फिर बाहर। देखिए मध्यम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। जो मिडिल में है, मिडिल में क्या है, यहाँ पर हमने देखा जिंक है, आयरन है, लेड है या सीसा है, ये सभी जो है यहाँ पर है। तो मध्यम सक्रिय धातुएं केवल गर्म करने पर ही अपचयित नहीं होती हैं, इनको अपचयित करने हेतु अपचायक की भी आवश्यकता होती है। तो अपचायक के रूप में कार्बन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है या कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। तो मध्यम सक्रिय धातुओं को उनके संगत ऑक्साइड के रूप में भर्जन अथवा निस्तापन की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जो भी इसमें कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है उसको हम अब भर्जन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे या निस्तापन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा किसके लिए हमने क्या उपयोग करना है।
अयस्क देखिए, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो कार्बोनेट अयस्क के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, हमने निस्तापन की प्रक्रिया या कैल्सिनेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है। तो ये याद रखना है, कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन की प्रक्रिया होगी। अगर सल्फाइड अयस्क है तो इसके लिए किसकी होगी, इसके लिए भर्जन की प्रक्रिया का प्रयोग। निस्तापन की प्रक्रिया देखते हैं। कार्बोनेट अयस्क हेतु कैल्सिनेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। इसमें कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में धातु के गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। तो अयस्क होगा, वायु की अनुपस्थित होगी, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे इसको गर्म करेंगे। जैसे जिंक कार्बोनेट है, इस जिंक कार्बोनेट का निस्तापन करना है वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे, यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, यह अशुद्धि जो इसमें होगी यह इससे बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रक्रिया द्वारा जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो निस्तापन की प्रक्रिया है कि इसमें जो भी कार्बोनेट अयस्क है उस कार्बोनेट अयस्क को सबसे पहले हमको ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर लेना है। अब यहां पर देखिए बेटा, भर्जन यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में प्रबल रूप से गर्म करते हैं भर्जन कहलाता है। तो अयस्क होगा, वायु की उपस्थिति होगी लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होगा। यहां पर जैसे जिंक सल्फाइड है, इस जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड जो यह अशुद्धि थी वह अशुद्धि इससे बाहर निकल गई। तो निस्तापन अथवा भर्जन की क्रिया से जो भी धातु ऑक्साइड हमको मिल रहा है, मुक्त धातु प्राप्त करने हेतु इससे अब अपचायक की जरूरत पड़ेगी। इसमें कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम या कैल्शियम अपचायक का उपयोग किया जाता है। यह भी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकृति की धातु है, उसी प्रकार से अपचायक का प्रयोग। यहाँ पर अब धातु कर्म से ही संबंधित गालक और धातु मल को देख लेना है। तो गालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को धातु मल में बदल देते हैं उन्हें गालक कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय गालक, यह क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके धातु मल बनाते हैं, जैसे सिलिका हो गया और बोरेक्स हो गया। इसी प्रकार से क्षारीय गालक क्या होते हैं, ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो गालक आपको याद रखना है। फिर धातुमल क्या है, अशुद्धि प्लस गालक, यह मिलकर के धातुमल बना लेते हैं। तो अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको या जिनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गालक इन अशुद्धियों से मिलकर के द्रवित पदार्थ बनाते हैं जिसको हम धातुमल कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, जैसे आयरन ऑक्साइड है तो इसमें सिलिका अगर मिला दिया, सिलिका मिलाने पर यह फेरस सिलिकेट में परिवर्तित हो गया और यह फेरस सिलिकेट यह धातुमल के रूप में यह बाहर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, अब मध्यम सक्रिय धातुओं के निष्कर्षण का क्या चरण है। तो अयस्क लेते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, सांद्रण करने के पश्चात यह कार्बोनेट अयस्क अगर होगा तो उस कार्बोनेट अयस्क का हमने निस्तापन करना है। अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका भर्जन करना है। इस प्रकार से जो धातु ऑक्साइड मिलेगा उनको अपचायकों जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम द्वारा इनका अपचयन होगा। फिर यहाँ से अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी और इस अशुद्ध धातु का फिर हमने शोधन कर लेना है। इस प्रकार से जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं उन मध्यम सक्रिय धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होगी। देखिए, अगर हम कार्बन को अपचायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन धातु ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और यहाँ से अशुद्धि के रूप में, गैस के रूप में ये बाहर निकल जाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, यह कार्बन के साथ जुड़ गया और यहाँ पर जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार से फेरिक ऑक्साइड है, तो इस फेरिक ऑक्साइड के साथ कार्बन अगर अपचायक के रूप में इस्तेमाल किया तो यहाँ पर आयरन अलग हो गया और यह कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो इस प्रकार बनी कार्बन मोनोऑक्साइड एक अपचायक की तरह कार्य करती है और पुनः धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है, यह जिंक ऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर आप देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना करके बाहर हो जाएगा और जिंक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो निस्तापन की प्रक्रिया किया, भर्जन की प्रक्रिया किया और फिर अपचयन की प्रक्रिया किया। तो अपचयन की केवल और केवल एक प्रक्रिया आप याद रखेंगे, ज़्यादा प्रक्रिया यहाँ पर याद नहीं रखेंगे।
अब यहाँ पर थर्मिट क्रिया को आपको इस अध्याय में याद रखना है, कभी कभी प्रश्न के रूप में या टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। तो एल्युमिनियम पाउडर को अपचायक के रूप में प्रयोग करके किसी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की क्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु गलित अवस्था में हो जाता है। आयरन ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम पाउडर के साथ क्रिया कराते हैं तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और आयरन गलित अवस्था में मिलता है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने तथा मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने में किया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड का यहाँ पर एल्युमिनियम पाउडर के साथ अपचयन किया गया। जब यह प्रक्रिया होगी तो आयरन मोल्टेन स्टेट में या गलित अवस्था में हमको मिल जाएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा और यह प्रक्रिया यह एक विस्थापन अभिक्रिया है और यह थर्मिट वेल्डिंग कहलाती है।